कुहू एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हृदय की संवेदनाएं यूं ही हिलोरे लेने लगें। फिर भला इस नाम से भावनाएं जुड़ जाएं तो समंदर में ज्वार क्यों ना आएगा। हाँ, वो एक ज्वार ही था जिसने जिंदगी के हर निशान बदल दिए और हर जगह अपनी ही मुहर लगा दी। दिल का हाल पढ़ने के लिए एक पेज भी सामने नहीं था और दिमाग में पूरी एक जादुई किताब उतर गई थी। उस जादुई किताब का, जिसे जमाने ने इश्क कहा है, एक पन्ना रोज अपने आप ही खुल जाता था। दिल चाहे न चाहे पढ़ना एक मजबूरी। न पढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता। एहसास इतने खूबसूरत कि डूबकर मर जाने को दिल चाहता। न जाने कैसे मेरी दुनिया सिमटने लगी। सारे दोस्त यार सब दिमाग से गायब। बस एक ही नाम व्यक्तित्व के हर पहलू से चिपक गया था। कुहू होती तो ऐसा करता, कुहू होती तो वैसा करता। आज याद आ रहा है वो दिन जब कुहू से पहली मुलाकात हुई। नूतन मेरी प्यारी सीमा मेरी बहन थी। प्रत्येक गर्मी की छुट्टियां बिताने मैं छपरा जाता था। इस बार भी उतने ही उल्लास से मैं छपरा गया था। मालूम नहीं था कि ये उल्लास अपना सुंदरतम रूप मुझे दिखाने जा रहा है। एक ऐसा माया का जाल जिसमें मेरा मन रूपी पंछी सदा के लिए फंसने की सजा पाएगा। स्वच्छंद कस्तूरी मृग की भांति विचरने वाला मेरा ये मन, बेचारा मन, बस थोड़ी ही देर और स्वच्छंद पवन के इस हल्के हल्के झोंकों को अनुभव कर सकता था। ट्रेन की अपनी बोगी के गेट पर मैं दोनों हाथों से गेट की रॉड को पकड़े हुए बढ़ती हुई ट्रेन में मौज ले रहा था। मेरी उस धारीदार आसमानी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। हवा के तेज झोंके जैसे जैसे मेरे सीने से टकराते थे, मुझे जाने क्यों एक रोमांच सा हो जाता था। प्रकृति का प्रेम भी बड़ा अजीब होता है। यह प्रेम की उत्पत्ति, अनुभूति और व्यवहार में सदैव ही सहायक होता है। मौसम अच्छा हो और मन बावला ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अपने ही बालों को अपने ही हाथों से पीछे संवारते हुए मैं पूरे भरोसे के साथ उस प्राकृतिक आनंद को अपने हृदय में बसा रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक झटका और भावनाओं को पूर्ण विराम। स्टेशन आ गया था। मैंने अपना बैग उठाया और स्टेशन से नीचे उतर गया। स्टेशन से बाहर आकर रिक्शा रिक्शा मैंने आवाज़ दी। हथुआ मार्केट के बगल में ही घर था तो ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं घर के सामने खड़े होकर रिक्शे वाले को पैसे देने लगा। दरवाज़ा मुझे खटखटाना नहीं पड़ा। नूतन पहले से ही तैयार खड़ी थी, एक चित परिचित मुस्कान के साथ। उसने मेरा सामान उठाया और आगे आगे चलने लगी। मामी ने पूछा, कौन है? उसका खुशी से भरा जवाब, भैया हैं। मामी ने फिर पूछा, कौन? देव? मुझे दाल भरी पूड़ी की अच्छी खुशबू ने बरबस ही रसोई घर की ओर खींच लिया। मैंने पूछा, मामी क्या बना रही हैं? तुम्हारे लिए पूड़ी और खीर बना रही हूँ। जल्दी से नहा लो, खाना तैयार है। अजय भी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है, मामी ने कहा। एक ही मिनट के अंतराल पर वह पुनः पूछ बैठी, घर पर भाई भाभी जी और दीदी कैसे हैं? उनके चेहरे पर संबंधों की मधुरता तैर रही थी। मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। मैं नहाकर थोड़ी देर सोना भी चाहता था तो जल्दी ही अपना बैग खोलकर तौलिया निकाली, कंधे पर टांगी और सीधा स्नान गृह की ओर। नूतन ने मेरे पसंद के अनुसार थोड़े से पापड़ छान लिए थे और थोड़ा सलाद भी काट लिया था। वो जानती थी कि मुझे थाली में सलाद, अचार, पापड़ सब बहुत भाते हैं।
मैं जल्दी ही लुंगी और शर्ट पहनकर डाइनिंग टेबल के पास आ गया। मैं नूतन और अजय एक साथ ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए विराजमान हुए। खाना तो कम, बातों का दौर ज़्यादा। मामी थी कि प्रेमवश बार बार परोसती ही जा रही थी। प्रेम भी अजब चीज़ है, जब जिस पर आ जाए संबंधों के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति ढूंढ लेता है। प्रेम में मातृत्व का भाव श्रेष्ठ होता है। इसका साधारण सा मतलब यही होता है कि जहाँ यह भाव है वहाँ आप कभी बड़े हो ही नहीं सकते। भोजन के उपरांत मैंने अजय से कहा, अजय, मैं थोड़ा आराम चाहता हूँ। अजय मुझसे थोड़ा बड़ा था, पर मैं उसे अपना दोस्त अधिक समझता था। अजय ने कहा, हाँ, तुम यहीं मेरे कमरे में आराम कर लो, मैं माँ के पास खाट पे लेट जाऊँगा। अजय दूसरे कमरे में चला गया। मैंने अजय के कमरे में बेड के पास रखी टेबल पर अपनी घड़ी और पर्स रखा, चप्पल नीचे उतारी और तकिया सिराने लगाकर लेट गया। साहित्य में रुचि थी मेरी, तो मैंने आवाज़ लगाई, नूतन, नूतन। नूतन आई और बड़े प्यार से पूछा, जी भैया। बहन की आंखों में शरारत देखकर खटका कि उसने कुछ खुरापात तो नहीं की है। फिर सोचा, छोड़ो, मुझे एक मैगज़ीन दे दो, लेटे लेटे देखूंगा थोड़ा। एक विशेष चहक के साथ जी भैया कहती हुई, लगभग फुदकती हुई सी वह अपने कमरे को गई। मुझे लगा कि इस बार कुछ ज़्यादा ही खुश है ये। वह लौटी तो हाथ में 5-6 मैगज़ीन थी और एक डायरी। उसने मैगज़ीन टेबल पर एक तरफ फूलदान हटाकर आराम से रख दिया और स्वयं डायरी खोलकर कुछ लिखने लगी। मैंने पूछा, क्या लिख रही हो? वो बोली, माँ का कुछ हिसाब, पर मुंह ऐसा बनाया जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका फूटने वाला हो। और फिर वो डायरी वहीं छोड़कर चली गई। मैंने थोड़ी देर बाद मैगज़ीन देखी। कुछ खास पढ़ने लायक नहीं मिला। सोचा सो जाता हूँ। फिर एकाएक डायरी में से एक तस्वीर झांकती सी दिखी। मैंने लपक कर डायरी उठाई और सीधा फ़ोटो वाला पेज खोला। अरे, मेरी ये फ़ोटो सबसे सुंदर वाली। मैं गौर से देखने लगा, जैसे पहली बार देख रहा हूँ। फिर डायरी के पन्ने पर ध्यान गया। देखा वहाँ कुछ लिखा हुआ था। बहुत सुंदर ढंग से लिखी गई चीज़ें अनायास ही अपनी ओर ध्यान को आकर्षित कर लेती हैं। मैंने ध्यान से देखा। लिखावट नूतन की नहीं थी, अजय की भी नहीं थी। मोती जैसे अक्षरों में भावनाएं माला गूंथ रही थीं। केवल बेबस सा सोचने लगा, ये इतनी सुंदर भावनाओं के साथ किसने किसके लिए लिखा है? हमें इजहार करना था, तुम्ही से प्यार करना था, मगर ये तब तो मुमकिन हो जो तुम कुछ भी समझ पाओ। सीधा सीधा प्रणय निवेदन था, पर किसने किसके लिए किया यह समझ नहीं आ रहा था। मैंने पन्ना पलट दिया। पुनः एक नम्र निवेदन, साथ में एक कराह भी थी। अजब बेबसी है, नशा ही नशा है, जो एक बार देखें तो 100 बार देखें। मैंने फिर पन्ना पलट दिया। इस बार प्रेम की अभिव्यक्ति कुछ अलग ढंग से थी। यूं तो आईने में अपना ही चेहरा नज़र आता है, लेकिन मैं देखूं तो किसी और में बदल जाता है। जिज्ञासावश एक पन्ना और पलटा। ये क्या? देव के एक पुंज से अपने को दीप्त कर लूं तो भी कम पड़ेंगी रवि की हजारों रश्मियाँ। मैंने कौतूहलवश पन्ना पलट दिया। इस बार तो एक अलग ही अनुभूति थी। हृदय पुष्प तेरे चरणों में अर्पण करती हूँ हे देव, कभी मुझे स्वीकृत करके अनुग्रहित तो कर दो देव। थोड़ी ही दूरी पर फिर एक शेर। किसी को दिल में बसा लेने के बाद अपना ही दिल बेगाना हुआ जाता है। डूबने की आशंका होती है और डूबने को भी दिल चाहता है। हृदय गति कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। अनुभव हुआ
कि किसी ने मुझे पुरुष देव से सचमुच का देव बना दिया था। मेरे लिए ये प्रथम अवसर था जब कोई मुझे बड़ी विनम्रता से आग्रह करते हुए अपनी ओर खींच रहा था। किसी की रचनाओं में देव शब्द ने मुझे आहत कर दिया था। मैं अपने आप से ही लड़ने पर मजबूर हो गया था। शायद किसी ने एक आ भरा अनुग्रह किया था मुझसे, और मैं जानता तक नहीं था कि वह कौन है।